अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार बड़ी खबरें हैं हाई कोर्ट से आपके सामने डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा कि नसरा टावर से मुताल्लिक हमने एक वीडियो की थी, जिसकी वजह से अब जो एक सर्द खाने में मामला चला गया था उसमें जो है काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो एंटी करप्शन महकमा है सूबाई हुकूमत का, उनकी जानिब से 21 अफसरान के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है। अब जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि तकरीबन हर केस में ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के हर केस में तकरीबन साबिक जो SBC के DG थे मंजूर कादिर काका, उनका नाम सैर फहरिस्त रहा है, लेकिन वो चूंकि फरार हैं और आज भी यहाँ से लूट कर जो वो रकम मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद केसेस में नाम तो उनका ज़रूर आता है, लेकिन कभी भी कोई इसको गिरफ्तार करने की जो है वो जुर्रत नहीं रखता है या ताकत नहीं रखता है या एक्सेस नहीं है। आज तक उसको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये नसरा टावर का केस है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये कार्रवाई हो रही है और उसके बाद फिर उसके दौर में ही ये सारी अलाटमेंट हुई और उसके बाद फिर इमारत की तामीरात की इजाज़त हुई और बड़ी जो है इमारत खड़ी कर दी गई। उसमें मंजूर कादिर काका का नाम भी सैर फहरिस्त है। उसके साथ साथ 21 अफसरान जो है उनको नामजद किया गया है, जिसमें आशकार दावर समेत जो दीगर अफसरान हैं वो शामिल हैं। और ये एंटी करप्शन की जानिब से इंस्पेक्टर जाहिद मीरानी की जो दरख्वास्त थी उसमें उस पर जो है वो SBC अफसरान, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी और मास्टर प्लान के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मुलजिम के तौर पर जो नामजद किया गया है उसमें गालिब मंसूर, नवीद बशीर, इस्लाम खान, मोहम्मद आसिफ, यूनिस हाशिम, मोहम्मद जावेद पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अली मेहदी, वलायत अली, फरहान कुरैशी, बशीर अहमद, सफदर मक्सी, फरहान कैसर के नाम भी जो है FIR में शामिल हैं। उसके अलावा बिल्डर अमीन दर्जी और साबिका जो मुख्तार कार थे खैर मोहम्मद दहरी और मोहम्मद सुमरे का नाम भी FIR में शामिल है। इसमें जो FIR का मतन है उसमें बताया गया है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की इंतजामिया ने बिल्डर मुजम्मिल अमीन दर्जी से मिली भगत करके रोड की जो 264 गज जगह थी वो अलाट की, और बिल्डर के पास जो है 780 स्क्वायर यार्ड की जो असल लीज जो है वो मौजूद थी। उसके बाद फिर मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और मुख्तार कार जमशेद टाउन ने रिश्वत के एवज जाली एंट्री की और SBC अफसरान ने रिश्वत लेकर जो है 780 स्क्वायर यार्ड गज की जगह पर जो है 122 स्क्वायर यार्ड गज पर जो है इमारत बनाने की मंजूरी दी। ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुतलका डिपार्टमेंट्स, इनको जो है मुलज़िम नामजद किया गया है। इसमें तमाम जो गफलत और लापरवाही आप कह सकते हैं कि अफसरान की मिली भगत शामिल है, जिसमें FIR का मतन ज़ाहिर है जो इंक्वायरी है वो कुछ अर्से से जारी थी, उसके बाद फिर अब बाकायदा तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन कोई भी अब तक पकड़ में नहीं आया है, यानी कि जिसके गिरबान पे हाथ डाल के उसको घसीट कर लकअप किया जाए, बंद किया जाए, जेल भेजा जाए। फिल वक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जो एक सरगना का है वो मुल्क से फरार है मंजूर कादिर काका, बाकी भी इधर उधर हो गए, लेकिन इंक्वायरी की बुनियाद पर ये FIR जो है दर्ज कर ली गई है। अच्छा, गोट आबाद के नाम पर जैसे बहुत सारे लोगों ने शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात के इलाके में मुख्तलिफ सोसाइटीज़, मुख्तलिफ जगहों पर जैसे MDA, लियारी, तेसर टाउन और मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं जैसे गुलशान जौहर, गुलशन इकबाल और इसके अलावा दीगर जो कई जगह हैं जिनमें लोगों ने सालों पहले, बरसों पहले मुख्तलिफ जो रिटायर होने वाले लोग थे या मुख्तलिफ जो कारोबार करने वाले कराची वाले थे, उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर दूर दराज इलाकों में ज़मीनें ले ली थी। उसके बाद फिर आज तक उनको जो है वो कब्जे नहीं दिए गए, यानी कि उनके पास फाइलें भी हैं और कब्जे नहीं है। लेकिन अब एक नया धंधा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग जो शिकायतें करते हैं कि उनकी जगह पर गोट आबाद के नाम पर या किसी न किसी गोट के नाम पर जो है वो ज़मीनें किसी और के हवाले कर दी गई हैं। उनको एक एक नाम के ऊपर 4-4 गोट आबाद कर लिए गए। शहरी बहुत परेशान है। जो इलाटीज़ हैं जिन्होंने 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले ज़मीन दी थी, वो केसेस लड़ते लड़ते दुनिया से कई ऐसे हैं जो जा चुके हैं, उनकी औलादें केसेस लड़ रहे हैं, तो अब वो किसी और के हवाले कर दी गई हैं। ये तासुर बड़ा आम है कि मुख्तलिफ दीगर इलाकों से लाकर मुख्तलिफ जगहों पर गोट आबाद किए जाते हैं या गोट आबाद के नाम पर लीज दे दी जाती है। उसके बाद जो असल जो मालिकान हैं, असल जो इलाटीज़ हैं, उनको ज़मीन आज तक सपुर्द नहीं की गई। ये अब अदालत ने भी खासतौर पर सवाल उठाया। अदालत ने क्या बात की वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है, इस हवाले से भी एक बड़ी अहम अपडेट है। रोज जाते हैं जगह जगह पर, आप जब बाइक खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करें, तो आपको
पार्किंग फीस के नाम पर जो है पैसे लिए जाते हैं। आप घूम के दोबारा अगर कहीं जाना हो, वापस आके दोबारा गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपसे दोबारा पैसे वसूल किए जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की भी अदालत में इस तरह का केस जो वज़ीर समाअत कुछ अर्सा पहले भी हमने रिपोर्ट किया कि वो कहते हैं कि भत्ताखोरी है ये, किसके कौन ले रहा है, किस तरह वसूल कर रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं है। 10 रुपए की पर्ची जमा कराई गई जिसमें उन्होंने रसीद दी कि हम 10 रुपए फी मोटरसाइकिल के वसूल करते हैं, लेकिन वो 20 या उससे भी ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। और उन्होंने भत्ताखोरी से तस्वीर दी और तमाम जो डीएमसीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या मुतल्लिका इदारे हैं उनको पाबंद किया था कि बताया जाए कि बिलाखिर वो रकम कहाँ जा रही है। अब ये अहमद कादरी की दरखास्त पर आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने भी समाअत की, उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए। उन्होंने सवालात जो उठाए, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी की जो कितनी पार्किंग फीस है वसूल की जा रही है, और उसके बाद जो फीस वसूल की जाती है क्या वो कुछ घंटों के लिए मखसूस होती है, मुख्तस होती है, या पूरे दिन के लिए जो है वो पार्किंग फीस जो है वसूल की जाती है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो डीएमसी के वकील हैं जनूबी के, उनकी जानिब से उनसे पूछा कि आप जो पार्किंग फीस का जो ठेका देते हैं क्या वो उसकी ऑक्शन करते हैं या यानी कि किसी एक को ही टेंडर जारी कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो पैसे मिलते हैं ऑक्शन के ठेके के, वो रकम कहाँ जाती है। और उसके बाद फिर रोड के बीच में जहां अदालत ने पूछा कि डस्टबिन लगा दिए गए हैं, और उसके बाद फिर वहां पर जो है वो डब्बे मौजूद हैं, उनको कौन हटाएगा, किसका काम है। और 3-3 लाइनों में जो पार्किंग लगा दी जाती है उसका जिम्मेदार कौन है। तो उस पर जो है वो खातिर खा कोई जवाब नहीं दे सके। उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो टेंडर से या ऑक्शन से जो पैसे मिलते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, फुटपाथ बनाते हैं, यानी कि डीएमसी जनूबी। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि यहाँ तो हम पूरा दिन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मुख्तलिफ कैब्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर पार्किंग फीस वसूल कर रहे होते हैं। और कई तो हमने देखा, ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी जाती नहीं है, जिसमें अदालत ने कहा कि अफगानी लड़के भी खड़े होकर पार्किंग फीस लोगों से वसूल कर रहे होते हैं, और जो फीस नहीं देते उनसे बदतमीजी भी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनकी मोटरसाइकिल लाइन से निकालकर बाहर खड़ी कर दी जाती है। तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है, किस तरह तयन किया जाता है कि किसकी इजाजत से अफगानी या कोई और लोग भी इधर उधर के आके वो पार्किंग फीस वसूल करते हैं, बुनियादी तौर पर किसकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि डीएमसी के वकील ने कहा कि जहां एक लाइन से ज्यादा जहां पार्किंग होती है वहां ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है, और हमने जो है वो ठेके पे दी होती है। तो उसका अदालत ने तफसीलात जो है मांगी है कि 21 फरवरी तक तफसीलात जमा कराई जाए कि ज़ाहिर पार्किंग के टेंडर किस तरह जारी किए जाते हैं, कौन वसूल करने वाला है, ये पैसा जाता कहाँ है, और किसकी इजाजत से पार्किंग फीस वसूल की जाती है, उसकी तफसीलात जो है अदालत में जमा कराई जाए। अच्छा, एक और आपको खबर आपने नजर से गुजरी होगी कि आईजी सिंध की खासतौर पर कराची में जो मनमान की सूरत हाल है रोज देखते हैं, ना सिर्फ जो लुटेरे दहशतगर्द जो है वो कराची में लोगों की जानों के माल के दुश्मन बने हुए हैं, अब आपको पुलिस वाले भी डकैतों, पुलिस के जो रूप में है ये डकैत भी, या पुलिस वाले जो आपके मुहाफिज हैं वो भी डकैती करते हुए जो है वो लोगों की जानें ले रहे हैं। ज़ाहिर है अदालतों में ये ऑब्जर्वेशन होती है, अदालत भी इन चीज़ों को देखती है। तो उस पर आज एक आईजी सिंध मुश्ताक महार साहब, अगर मैं ये अदालत में मौजूद नहीं होता तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये खबर बाहर नहीं आती, मैं मौजूद था, सारी चीज़ मैंने देखी, उसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट की तो सारे मीडिया पे भी आपने देखी। तो वो बुनियादी तौर पर आज जो उनको बुलाया गया था आईजी सिंध मुश्ताक महार साहब को, एडवोकेट सलमान तलबुद्दीन साहब भी पेश हुए, उसमें एक डीएसपी शहीद हुए थे अब्दुल मजीद अब्बास 2015 में। उनकी मौत के बाद, यानी कि उनकी शहादत के बाद सूबाई हुकूमत ने या पुलिस डिपार्टमेंट में ने उनके अहले खानों को 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे। लेकिन उनसे 2 महीने पहले एक और जो है वो डीएसपी शहीद हुए थे, उनके अहले खाना को जो है वो दिए गए थे अब्दुल फतेह सांगरी साहब, उनको 2 करोड़ रुपए उनको दिए गए थे, उनकी फैमिली को, और उसके बाद फिर उनके जो मुहाफिज है उनको 1-1 करोड़ रुपया जो है वो मुआवजे के तौर पर दिया गया था। अब अब्दुल मजीद साहब के जो अहले खाना है उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है कि ये तो इम्तियाजी सलूक है, यानी कि उनके जो अब्दुल मजीद साहब है उनकी शहादत पर 20 लाख, और जो दूसरे हैं अब्दुल फतेह सांगरी साहब उनकी जो है वो 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो 3 साल से जवाब मांगने के बावजूद जो सूबाई सिंध पुलिस की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा था, जिस पर अदालत ने आईजी सिंध मुश्ताक महार को तलब किया था। उन्होंने सवालात जैसे ही रोस्टरम पर आए, केस की बारी आई, तो उसके बाद फिर जस्टिस आफ्ताब अहमद गुर्रा साहब ने सवालात करना शुरू कर दिया कि 3 साल से आप आईजी हैं, और उसके बाद फिर आपको हमने मजबूरन बुलाया, लेकिन आपके जो अफसरान हैं पुलिस के तो अक्सर वाकई कहते हैं कि हमारी तो अभी पोस्टिंग हुई है, हमने तो ये किया है वो किया है, तो कोई खातिर खा जवाब नहीं देता। तो फिर सलमान तलबुद्दीन साहब ने उनको कहा कि जो 2 करोड़ रुपए अब्दुल फतेह साहब के अहले खाना को दिए गए थे वो वज़ीर आला सिंध में दिए थे, बाकी पुलिस के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी भी शहीद पुलिस अफसर को मुआवजे के तौर पर कितनी रकम देगी। हमने जो है वो एक महकमा दाखिला और उसके बाद फिर अदालत के हुक्म पर महकमा फाइनेंस को हमने लिखा जरूर है
कुछ दिन पहले भी खत लिखा है, लेकिन कोई तयशुदा असूल नहीं कि किसको कितना रकम दी जाएगी। तो बहरहाल उस पर अदालत ने भी कहा कि ना जो पब्लिक मनी है, आवाम की रकम है, ना वो वज़ीर आज़म को इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार है, ना ही वज़ीर आला को कोई सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी को भी कितनी भी रकम अपनी मर्जी से उठा कर दे देंगे। ये कानून में भी नहीं है और वो दे भी नहीं सकते। तो बहरहाल उन अहकामात का भी जायजा लेने का अदालत ने हुक्म दिया और दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं अदालत ने उनको भी कहा, इजाज़ साहब को, कि आप भी मामले का जायजा लें। उन्होंने खुद टाइम मांगा है कि मैं अदालत को मुतमईन करूंगा कि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से जो शहीद अहलकार या DSP को रकम दी जानी चाहिए थी वो कितनी थी। अच्छा, ये केस की जब समाअत खत्म हुई तो उसके बाद जस्टिस आफ्ताब गोरड़ साहब ने IG सिंध मुश्ताक महार साहब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने काफ़ी सजलिश की और उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर जो सिंध में डाकू हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। डकैतों और चोरियों की वारदातें जो बढ़ती जा रही हैं, सूबे में लोग और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार भी शहीद हो रहे हैं। अब आप जो है 3 साल से IG हैं, पुलिस के कमांडर हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। कंदकोट में पुल बन रहा है और डाकू उनसे भी, जो पुल बनाने वाले हैं उनसे भी जो है वो पैसे मांग रहे हैं। क्या कहा गया है कि 4 डाकू पुलिस वालों ने मारे और उन्होंने कहा कि ये डाकू जो थे वो दूसरे ग्रुप के डाकुओं ने मारे और पुलिस वाले उनसे जो लाशें खरीदते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेते हैं कि ये हमने जो है वो मारे। उन्होंने कहा कि सब ये अंदर से मिले होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने IG सिंध को कहा कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे और ये वारदातें जो है बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद फिर भरपूर किस्म की सजनिश की और आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। आपको याद होगा कि AD ख्वाजा जो IG सिंध थे, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने एक असूल तय किए थे, SOP बनाने का हुक्म दिया था कि कम से कम 3 साल तक किसी अफसर को ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो भी दबंग पुलिस अफसर है यानी कि IG के ओहदे पर आया, उसको चंद ही दिन बाद, चाहे वो AD ख्वाजा साहब थे या उसके बाद फिर कलीम इमाम साहब थे, उनको ओहदों से हटा दिया गया। तो अब चूंकि ये मुश्ताक महर साहब भी खामोश रहते हैं, कभी भी आपने जो भी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी नहीं सुना, मीडिया पे भी नहीं देखा होगा, कभी भी वो बोलते कुछ नहीं है। आज भी जब उनकी सजरिश थी तो यकीन माने वो हाथ बांध कर खड़े रहे कमरा अदालत में और जब जज साहब ने बोल के खामोश हो गए, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो खामोश हुए तो ये चल दिए। अब अंदाज़ा लगाइए कि ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं, तो अब फिर सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये जज साहब ने जब उनकी सजनिश की, आप फुटेज में भी देखेंगे, वो आराम से फिर बाहर चल दिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने, जज साहब ने उनकी सजनिश की है या शहरियों की सूबे में क्या सूरत हाल है, उनको कोई सरोकार नहीं। खामोशी से यानी कि वो अपने ज़बानबंदी के साथ आए और ज़बानबंदी के साथ चले गए। और अक्सर दोस्त यही कहते हैं कि वो उन्होंने, ये इनका एक हरबा है कि वो हमेशा खामोश रहते हैं, कभी बोलते नहीं है कुछ, इसी वजह से इतने अरसे से IG सिंध के ओहदे पर टिके हुए हैं। अच्छा, फिर अब चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रखूँ कि गोट आबाद के नाम पर जो है वो अब गोट आबाद कर दिया गया। इसमें नजफ अली नामी एक गोट तामीर किया गया है, बनाया गया है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में। उसमें जो दरख्वास्त गुजार है उनकी जानिब से अदालत से इस्तरा की गई थी कि ज़मीन तो हमें लाट की गई थी, अब इसमें गोट जो है वो आबाद कर दिया गया है नजफ अली के नाम से, और उसके बाद फिर तामीरात भी की जा रही हैं। उस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो वही वाली बात है जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि MDA की ज़मीन पर गोट कैसे तामीर हो रहे हैं। आजकल कराची में जो गोट हैं वो एक, उनको बनाने की एक प्लानिंग हो रही है। असर इलाटीज़ जो दर बदर घूम रहे हैं और उसके बाद फिर गोट जो है आबाद किए जा रहे हैं। गोटों की सनदें जो है वो जाली हैं। ये सिंध हुकूमत के जो वकील हैं मीरा शाह साहब, उन्होंने खुद एतराफ़ किया। मीरा शाह साहब ने कहा कि हज़ारों गोट जो है वो जाली तरीके से बनाए जा रहे हैं, और जिस पर अदालत ने कहा कि MDA अपनी ज़मीन का जो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिर उन्होंने, वकील साहब ने, MDA के वकील ने कहा कि गोट आबादों की तमाम सनतें जो हैं हमने मनसूख कर दी हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि जिस के नाम पर गोट हैं बनाए गए हैं उनकी उम्र कम से कम 40 साल है, यानी कि अगर 100 साल या उससे ज़्यादा अगर उम्र होती किसी की तो हम तस्लीम कर लेते। एक अफरीदी गोट का, जिसमें मैं 2-3 दिन पहले भी वीडियो बना के लाया था, आपने देखा होगा, मंगो पीर रोड के ऊपर अफरीदी गोट है। अफरीदी गोट जिसके नाम पर है उसकी उम्र 40 साल है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 100 साल उम्र होनी चाहिए थी, तो ये 40 साल जिसकी उम्र है उसके नाम पर भी गोट आबाद कर दिया गया। और इसी तरह 4 लोगों के नाम पर गोट हैं, तो ये किस तरह आबाद किया जा रहा है, यानी कि जो असल इलाटीज हैं वो इस तरह दर बदर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत बताया कि कितने गोठों को जो है वो ज़मीनें इलाट की गई हैं, उनको सनदें जारी की गई हैं, और इसी तरह MDA की जानिब से भी कहा गया और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि हमने बड़े पैमाने पर जो जाली गोट हैं उनके या गैर कानूनी तौर पर जो गोट आबाद किए गए हैं उनके ऊपर हमने ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। अब अदालत ने जो नजफ अली गोट है उसमें उन तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। MDA मुख्तार और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान से वजाहत भी तलब की और कहा कि तामीरात अगर हो रही है तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। मज़ीद भी खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।